दादी नानी के पिटारे से चुराकर कुछ कहानियां लाया हूं। राजा रानी और परियों के परे जो दुनिया है उसमें बसी कुछ अंधेरी रातों की कहानी। मैं हूं अंकित बोस और यह है भय ओरिजिनल्स, जहां मैं आपको सुनाऊंगा कुछ दिल को दहला देने वाली ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज। कहानियों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मैं कुछ पन्ने पलटता हूं और आपको सुनाता हूं भय से भरी हुई एक दास्तान। (1965) हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक भयानक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और पूरा देश अपना दिल थामे उन भयावह दृश्यों को अखबारों और रेडियो के माध्यम से बेचैनी से देख भी रहा था और सुन भी। लेकिन उसी दौरान एक युद्ध ऐसा भी था जिसके बारे में ना कभी लिखा गया और ना कभी किसी ने उस युद्ध का जिक्र किया। ऐसा मालूम होता है जैसे सरकार उस युद्ध को इतिहास के पन्नों में कहीं दफन कर देना चाहती थी। लेकिन कहानियों की एक खासियत होती है, वो अपना रास्ता खोज ही लेती है। सर, वायरलेस पर अभी मैसेज रिले हुआ है। अल्फा टीम ने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन उस राघव का कहीं पता नहीं चल रहा। ऊपर से नक्सलियों ने हमारा पूरा कैंप घेर कर रखा है। अगर हमने अभी उनको वापस बुलाया तो हम उन्हें कवरिंग फायर नहीं दे पाएंगे सर। एक काम करो, अल्फा टीम को बोलो वो फिलहाल जहां है वहीं रहे और मेरे आगे के ऑर्डर्स का इंतजार करो। आस्क आवर बॉयज टू ले लो टिल फर्दर ऑर्डर्स। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी इस वक्त झारखंड के जंगलों में एक स्पेशल मिशन पर थी और कमांडेंट यादव ने अपने ऑफिसर को सख्त ऑर्डर्स दिए थे कि किसी भी हाल में जंगलों में नक्सलियों के लीडर राघव को ढूंढने गई अल्फा टीम बेस कैंप की ओर न आए। कैंप में इस वक्त सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। उधर अल्फा टीम अपने बाकी साथियों से दूर जंगलों की खाक छान रही थी। बेस कैंप से कमांडेंट यादव का संदेश मिलते ही अल्फा टीम के डिप्यूटी कमांडेंट जगदीश ने अपनी पूरी टीम को एक टेम्पररी कैंप सेट करने के आदेश दिए। बॉयज, हमें फिलहाल यही कैंप सेट करना होगा टिल फर्दर ऑर्डर्स, बट स्टे अलर्ट। दुश्मन यहीं कहीं इन जंगलों में छिपा हुआ है, मौका मिलते ही वार कर सकता है। राम सिंह, तुम 2-3 सिपाहियों को लेकर एक डिफेंस पैरामीटर सेट करो एंड स्टे अलर्ट। वैसे भी मौसम खराब हो रहा है, हमारे यहीं पर रुकना ठीक रहेगा। डिसमिस्ड। डिप्यूटी कमांडेंट के ऑर्डर मिलते ही राम सिंह अपने साथियों को लेकर कैंप सेटअप करने में लग गया। अल्फा टीम पिछले 3 दिनों से जंगलों में भटक रही थी, मगर तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद नक्सली कमांडर राघव उनके हाथ नहीं आया था। ऊपर से जंगल का मौसम खराब होने का मतलब था कि आगे और मुश्किलें आने वाली थी। डिप्यूटी कमांडेंट जगदीश पहले भी कई बार अपनी टीम को लेकर इस तरह के खतरनाक मिशंस को अंजाम दे चुके थे और जंगल वॉरफेयर में उनकी महारत थी। पिछले 3 सालों से वो झारखंड में पोस्टेड थे और ये मिशन उनकी लाइफ के सबसे बड़े मिशंस में से एक था। अगर राघव मिल जाता तो नक्सलियों की कमर टूट जाती। इसीलिए मिशन पर आए हुए एक एक जवान को जगदीश ने खुद चुना था। ओनली द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, उनका तकिया कलाम हुआ करता था। सर, हमने कैंप सेटअप कर दिया है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर माइंस भी बिछा दी है ताकि दुश्मन सरप्राइज अटैक न कर पाए। गुड जॉब राम सिंह। देखना वो रिपोर्टर, क्या नाम है उसका? सर, गोपाल। हाँ, वो गोपाल कैंप के बाहर न जाए। एक तो नक्सलियों ने नाक पे दम कर रखा है और ऊपर से इस क्रिटिकल मिशन पर एक सिविलियन को साथ में लेके आना पड़ा। व्हाट द हेल। ब्यूरोक्रेसी है सर। वैसे भी इन रिपोर्टर्स को लगता है कि इस जंग की वजह वो नक्सली नहीं बल्कि हम लोग। पिछली बार इस गोपाल ने हमारे शहीद हुए साथियों के बारे में क्या अनाप शनाप लिखा था। और तो और नक्सलियों को देशभक्त की तरह बताता है ये गोपाल।
खून खौल जाता है सर। गालियों की आदत डाल लो राम सिंह। शहीद हुए तो बस यही मिलेगा, गालियां और परिवार को भरोसा। पर कोई कुछ भी कहे, हमें तो अपना फर्ज निभाना है ना, क्योंकि हमें जवाब इनको नहीं, अपने ज़मीर को देना होता है। सर एक बात पूछूं? राम सिंह के पूछने पर जगदीश ने सर हाँ में हिलाया। इस बार मिशन खत्म होने पर छुट्टी तो मिलेगी ना सर? मेरी माँ बहुत वक्त से बीमार चल रही है, अगर इस बार भी घर नहीं जा पाया तो शायद उनसे फिर कभी ना मिल पाऊं। मिशन खत्म करो राम सिंह, इस बार तुम जरूर घर जाओगे। जगदीश ने राम सिंह के कंधों पर हाथ रखकर उसको यकीन दिलाया और राम सिंह उसे सैल्यूट करके गोपाल को देखने चला गया। डिप्यूटी कमांडेंट जगदीश ने राम सिंह की आंखों में अपनी मां से मिलने की जो तड़प देखी थी, उसे देखकर वो खुद भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। उधर कैंप में लगे हुए एक टेंट के अंदर गोपाल झारखंड के जंगलों में बिताए हुए पिछले 3 दिनों की रिपोर्ट लिखने में व्यस्त था। और गोपाल, क्या लिख रहे हो? हम यहाँ के आदिवासियों पर कितना जुल्म करते हैं और कैसे उन्हें नक्सली बनने पर मजबूर कर देते हैं, उसकी कोई नई कहानी कर रहे हो क्या? राम सिंह ने टेंट के अंदर घुसकर पूछा। गोपाल ने राम सिंह की तरफ देखा तो वो ठीक उसके सामने खड़े उसे घूर रहा था। मैं सिर्फ सच लिखता हूँ, कहानियाँ नहीं। वो तो मुझे पता है, पढ़ता रहता हूँ अखबार में तुम्हारा लिखा हुआ सच। लो चाय पी लो। राम सिंह ने एक चाय का मग गोपाल की ओर बढ़ाया। सच लिखता हूँ। सुनो, मौसम खराब होने वाला है, कैंप में ही रहना, यहाँ वहाँ बाहर घूमने मत निकल जाना रात में, बाहर माइंस बिछी हुई हैं। वैसे तुम्हें जानकर खुशी होगी, तुम्हारे अजीज नक्सलियों ने हमारे बेस कैंप पर अचानक से हमला कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो हम वापस क्यों नहीं जा रहे उनकी मदद के लिए? गोपाल ने चाय का कप जमीन पर रखते हुए पूछा। कमांडर के ऑर्डर नहीं है, अपने टेंट में ही रहना और ज़्यादा सवाल मत पूछो, अपना काम करो चुपचाप। राम सिंह ने गोपाल को चेताया और टेंट से बाहर निकल गया। गोपाल ने चाय की एक चुस्की ली और दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो गया। राम सिंह की कही हुई बातों पर उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि अब उसको आदत पड़ चुकी थी। उसका काम था रिपोर्ट करना, और कोई क्या सोचता है उससे उसे कोई मतलब नहीं था। बाहर सिक्योरिटी पेरीमीटर और कम्युनिकेशन लाइन का जायज़ा लेकर डिप्यूटी कमांडेंट ने सारे जवानों को कुछ देर रिलैक्स करने को कहा। सब कुछ ठीक से सेटअप हो चुका था और अभी बस सबको मौसम के ठीक होने का और सुबह का इंतज़ार करना था। तकरीबन रात के 10 बजे सबने बारी बारी खाना खाया और शिफ्ट्स में पहरा देने लगे, सिवाय डिप्यूटी कमांडेंट जगदीश और गोपाल के, जो दोनों ही अपने अपने टेंट्स में अपना अपना काम कर रहे थे। जंगलों में अंधेरा होने के बाद कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आता। ऊपर से बारिश और तूफान ने मुश्किलें और बढ़ा दी थी। फिर भी अल्फा यूनिट के जवान बेखौफ डटे हुए थे। ये सुधीर, तूने सुना? राम सिंह ने अपने से थोड़ा दूर खड़े एक सिपाही से पूछा। हाँ, मुझे लगता है आवाज़ उस तरफ से आ रही है। सिपाही उस ओर मुड़ते हुए बोला, ज़रा चेक करना, पर ध्यान से। हाँ। जी। उस सिपाही ने अपनी बंदूक को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और धीरे धीरे आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। राम सिंह ने भी अपनी बंदूक लोड की
और उसको कवर देने के लिए तैयार हो गया। साहब जी क्या हुआ? सब ठीक तो है? साहब आप चलो मेरे साथ। मैंने वहाँ किसी को देखा। ये सुनते ही राम सिंह उस सिपाही के पीछे दौड़ा। कैंप से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर पेड़ के नीचे एक आदमी पूरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। राम सिंह ने उसके चेहरे पर टॉर्च से रोशनी की तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव था। साला 3 दिनों से जंगलों की खाक छान रहे हैं और ये मिला भी तो यहाँ। ए साले चलो उठ। राम सिंह ने राघव के गालों पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए कहा। बेहोश है साहब, इसको कैंप में लेके चलते हैं। सिपाही ने राम सिंह से कहा। दिल तो करता साले को यहीं गोली मार दूं, पर हम में और इसमें फर्क है और वो फर्क बने रहना चाहिए। इसको उठाने में मेरी मदद करो। राम सिंह और उस सिपाही ने घायल पड़े राघव को उठाया और अपने कंधों के सहारे देते हुए धीरे धीरे कैंप तक ले आए। क्या किया तुम इसके साथ? गोपाल अपने टेंट से बाहर निकलकर राम सिंह की तरफ बढ़ा। जवाब क्यों नहीं देते? क्या किया तुम लोगों ने? चुपचाप अपने टेंट में वापस जाओ, समझे? राम सिंह ने गोपाल को कड़े अंदाज में कहा और राघव को लेकर सीधा डिप्टी कमांडेंट जगदीश के टेंट में ले गए। पर गोपाल भी कहाँ सुनने वाला था, वो भी उनके पीछे पीछे टेंट में दाखिल हो गया। डिप्टी कमांडेंट जगदीश राघव को यूं देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया था। जिस इंसान को पिछले कई सालों से ढूंढ रहे थे वो उन्हें यूं ऐसे मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था। इसको लेटाओ, मरहम पट्टी करो और डॉक्टर से कहो कि इसको होश में लाए। डिप्टी कमांडेंट जगदीश ने राम सिंह को ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में यूनिट का डॉक्टर टेंट में आ गया और राघव के घाव को साफ करके उसकी मरहम पट्टी कर दी। अब बस सबको उसके होश में आने का इंतजार था। वो राघव धीरे धीरे होश में आने लगा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। तो जगदीश, राम सिंह और गोपाल तीनों धीरे से उसकी तरफ बढ़े। सुधीर, इसको थोड़ा सा पानी पिलाओ। जगदीश के कहने पर उस सिपाही ने राघव को थोड़ा सा पानी पिलाया। मैं कहाँ हूँ? राघव ने हवा में अपने हाथों को लहराते हुए आसपास की जगह को महसूस करने की कोशिश की। तुम हमें पेड़ के नीचे जख्मी हालत में मिले थे। तो इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता, गोपाल ने आगे बढ़कर पूछा। तुम्हारा ये हाल किसने किया? मुझे बताओ। सबको खा गई। तुम लोगों को भी खा जाएगी। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। क्या बक रहा है? सर लगता है ये सदमे से पागल हो गया। राम सिंह ने जगदीश की ओर देखते हुए कहा। कौन खा जाएगी? गोपाल ने डरते हुए पूछा। वो जो तुम्हारे पीछे इस वक्त टेंट के बाहर खड़ी। राघव ने चद्दर को अपने मुंह तक ऐसे खींचा जैसे किसी चीज को देखकर वो बहुत डरा हुआ था। उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए सब घबरा गए। सारे पीछे मुड़े तो उन्हें लगा बाहर से कोई हवा की तेजी से दौड़ा। रात के अंधेरे में किसी को कुछ भी दिखाई तो नहीं दिया था, पर महसूस सबको हुआ था।
कि मानो उनके आसपास कोई है। आवाज सुनते ही दो सिपाही बंदूक लिए उस आवाज की तरफ दौड़े। सबको लगा शायद कैंप में राघव के साथी घुस आए, लेकिन थोड़ी देर में एक दर्दनाक चीख ने सबकी सांसें रोक दी। बाहर कैंप से 10 मीटर की दूरी पर उन दोनों सिपाहियों की आधी खाई हुई लाशें पड़ी थी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उन दोनों के पूरे शरीर से मांस को यहां वहां से नोच खाया था। हर तरफ सिर्फ खून और शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसा भयावह मंजर था कि सबके सब भय से वहीं जम गए। सबको खा जाएगी, सबको खा जाएगी। मुझे मार दो, गोली मार दो मुझे। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरना नहीं है। राघव भी उन सबके पीछे पीछे कैंप से बाहर आ गया था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। उसने एक सिपाही के हाथ से बंदूक छीनकर खुद को मारने की कोशिश की तो जगदीश ने उसे बंदूक छीनकर उसे जोर से झंझोरा। राघव, होश में आओ, पागल हो गए हो क्या? रात गहराती जा रही थी और उन दोनों सिपाहियों की मौत के बाद अभी सीआरपीएफ की इस छोटी सी टुकड़ी में डेप्यूटी कमांडेंट जगदीश, राम सिंह और गोपाल के अलावा बस 2 जवान और बचे थे। लेकिन उनकी डर की सबसे बड़ी वजह तो इस वक्त उनके कानों में गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरे का पूरा जंगल जिंदा हो गया और फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। हरी अप, सबके सब अभी वापस कैंप में चलो, जगदीश ने कहा तो सारे चौकस होकर इधर उधर देखते हुए सावधानी के साथ कैंप की ओर बढ़े। हवा भी चलती थी तो ऐसा लगता था कि शायद उनके पीछे कोई है और ऊपर पेड़ों से या झाड़ियों के पीछे से उन्हें कोई देख रहा हो। कैंप के अंदर पहुंचकर जगदीश के निर्देश अनुसार सारे लोग एक ही टेंट में इकट्ठा हो गए और राघव को घेर कर खड़े हो गए। उन सबकी आंखों में कई सवाल थे जिनके जवाब शायद सामने बैठे उस इंसान के अलावा किसी और के पास नहीं थे। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों में तो पट्टी है ना? फिर तुम्हें कैसे पता चला कि टेंट के बाहर कोई है? प्रेताक्षी, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्या प्रेताक्षी? कौन सी जगह? बताओ राघव। गोपाल अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए पूछा। उस दिन रात को। ठीक से बताओ राघव, पहले मत बुझाओ। हमें पता है ये तुम्हारे साथियों का किया धरा है। राम सिंह ने राघव को घूरते हुए कहा। मेरे सारे साथी तब मर गए, अब बचा ही कौन? अच्छा, तो इस वक्त बेस कैंप पर जो हमला हो रहा है वो कौन कर रहा है? उनका भूत? सालों से इन जंगलों में छिप कर बैठे हो तुम सब और अभी भी वही करने की कोशिश कर रहे हो। जो बेस कैंप पर है वो आखिरी बच्चे हैं। और सही कहा तुमने, सालों से इन्हीं जंगलों में छुपे बैठे थे, पर इस बार हमला तुम सबको मारकर वापस जंगल में दोबारा छुपने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाकर इन जंगलों से हमेशा के लिए भागने के लिए किया गया है। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथी इतने बेवकूफ हैं जो खुद ही बेस कैंप पर हमला करके मौत के मुंह में चले जाए, जबकि उन्हें पता है कि वहां तुम लोगों की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है? राघव की बातें किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बताया जो शायद हम सबने अब तक सिर्फ दादी नानी की कहानियों में ही सुना होगा।
या झारखंड के इन जंगलों में आदिवासियों द्वारा सदियों से प्रेताक्षियों की पूजा की जाती रही है। सिर्फ कुछ एक पुरानी किताबों में उनका जिक्र किया गया है, पर वक्त के साथ साथ शायद वो भी सिर्फ बड़े बूढ़ों की कहानियों का हिस्सा बनकर रह गए। हमें भी यही लगता था। सालों से इन जंगलों की खाक छानी है मैंने, लेकिन जंगली जानवरों के सिवाय इस जंगल में हमने कभी कुछ और नहीं देखा। फिर एक दिन राघव भाग। शंभू तू भी चल, तुझे अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। पागल मत बन राघव, हम गिर चुके हैं, तू भाग। मेरी फिक्र मत कर दोस्त, तू जिंदा रहेगा तो हमारा इनकलाब भी जिंदा रहेगा। जा। लाल सलाम। लाल सलाम। वीरा तू भी राघव के साथ जा, बाकी कॉमरेड्स राघव को कवर करो। फिर मिलेंगे दोस्त, फिर मिलेंगे। उस दिन अपने दोस्त शंभू और अपने बाकी साथियों से अलग होकर मैं और वीरा भागते भागते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां हम पहले कभी नहीं गए थे। हैरानी की बात थी कि 10 सालों में जंगल का वो हिस्सा हमने पहले कैसे नहीं देखा था। फिर क्या हुआ? गोपाल ने अपनी नोटबुक निकाली और उसके पन्ने पर कुछ लिखने लगा। राघव ने उसकी ओर देखा और फिर आगे की बात बताई। ये कैसी जगह है वीरा? राघव और वीरा ने चारों तरफ देखा तो सिवाय दूर बहते पानी की आवाज के सिवा और कोई शोर नहीं था। अमूमन रात के वक्त जंगल जाग जाता है, पर यहाँ सब कुछ सुनसान था। यहाँ तक कि झिंगुरों तक की आवाज नहीं थी वहाँ। राघव भाई, वो क्या है? राघव ने देखा तो दूर पेड़ों के नीचे एक बड़ा सा पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहा था। राघव और वीरा उसके पास गए तो उस पत्थर के बगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 बड़े और 2 छोटे पत्थर और रखे हुए थे। कौन हो बेटा? यहाँ क्या कर रहे हो? राघव और वीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। देख कर लगता था कि नहीं भी तो कम से कम 100-150 साल का होगा। बाबा, ये पत्थर कैसे है? पत्थर नहीं है बेटे, कब्रें हैं। वो बूढ़ा धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे राघव और वीरा की तरफ बढ़ा। सदियों से हमारा परिवार इन कब्रों की रक्षा कर रहा है। अब अपने परिवार का मैं बस आखिरी बचा हूँ। हमारे परिवार ने जंगल के इस भाग को आज से 150 साल पहले अभिमंत्रित कर दिया था, ताकि कोई भी इंसान जंगल के इस भाग को ना देख सके और ना ही यहाँ आ सके। सदियों से यहाँ प्रेताक्षियों की कब्रें यूं ही सोई हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ मंत्रों की ताकत कम होती गई और ये जगह अमावस्या की रातों को नजर आने लगी। अब इस बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि पुनः इसे अभिमंत्रित कर पाऊं, और मुझे डर है कि जल्दी ही ये दोबारा जाग जाएंगे। प्रेताक्षी? राघव ने हैरानी से पूछा। हाँ, यक्षी और प्रेत के मिलन से जन्मा एक अनिष्ट जीव, सदियों के भूखे। वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। सदियों से इस जंगल में बसे आदिवासी इनकी पूजा करते आए हैं ताकि वो कभी ना जागे। लेकिन अब इस जंगल में कोई नहीं बचा। तो मेरे जाने के बाद शायद ये एक बार फिर से जाग उठेंगे। और इसके बारे में तो पहले कभी नहीं सुना बाबा। वीरा ने उस पत्थर को अपने हाथों से छूते हुए कहा।
दूर हटो उससे। ये क्या नत कर लिया तुमने? पर हुआ क्या बाबा? राघव ने वीरा की तरफ देखा तो उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था। देखते ही देखते उसका मुंह खोलने लगा। वो इतना खुल गया था कि उसके नीचे का जबड़ा टूट कर नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी जीभ किसी रस्सी की तरह हवा में लहराने लगी। उसकी आंखें बाहर उसके गालों तक लटकने लगे थे और पूरा शरीर यहाँ वहां से फटने लगा था, जैसे कि वो हाड़ मांस का बना हुआ इंसान ना होकर कोई कागज का टुकड़ा हो। बाबा कुछ कीजिए। डरा हुआ राघव बाबा की ओर दौड़ा। अब कुछ नहीं हो सकता। जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हारे दोस्त के हाथों में खून लगा हुआ था। तो प्रेताक्षी को जो चाहिए था उसे मिल गया। क्या? शरीर। यहां से भाग जाओ बेटा, भागो। राघव ने वीरा की तरफ देखा तो हवा में लहराते हुए वीरा का पूरा शरीर किसी पन्ने की तरह 2 टुकड़ों में फटा और उसका टपकता हुआ खून बाकी पत्थरों पर जा गिरा। जाओ बेटा, इस जंगल को छोड़कर भाग जाओ। बाबा की आंखों में छुपे भय को देखकर राघव समझ गया था कि वहां रहा तो मारा जाएगा। राघव वहां से तेजी से दौड़ा तो उसे दूर से आती हुई बाबा की आवाज एक आखिरी बार सुनाई दी। प्रेताक्षी देख नहीं सकते बेटे, कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ उस बूढ़े की आवाज भी रात के अंधेरों में कहीं गुम हो गई। वहां से बचकर जब मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो हर तरफ बस खून ही खून था। सदियों के भूखे प्रेताक्षियों का शिकार बन चुके थे सारे के साथ। बस मैं बच गया। राघव की आप बीती सुनकर सब हक्के बक्के रह गए थे। ऐसी कहानियों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, पर बाहर उन सिपाहियों के शरीर के टुकड़ों से बहता गरम खून इस बात की गवाही खुद ब खुद दे रहा है। तुम कैसे बच गए? राम सिंह ने घबराई हुई आवाज में पूछा। धीरे। पिछले 2 दिनों से बिना आवाज किए छुपता फिर रहा हूं। मरते मरते बचा हूं उनके हाथों। मेरे शरीर का एक एक जख्म उन प्रेताक्षियों का दिया हुआ है। अगर जिंदा रहना है तो कुछ भी हो जाए, आवाज मत करो। राघव ने राम सिंह की बात का जवाब देते हुए टेंट के बाहर इशारा किया। टेंट के अंदर मौजूद सारे लोगों ने डरते डरते बाहर देखा तो ठीक टेंट के बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। डेप्यूटी कमांडेंट जगदीश दबे पांव बिना आवाज किए थोड़ा आगे बढ़े और टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा 5 इंसानों की तरह दिखने वाले भयावह जीव बाहर हवा में अपनी लंबी जीभ लहरा रहे थे। कोयले से भी काला रंग और चांद की रोशनी में चमकती हुई बड़ी बड़ी सफ़ेद बेजान सी आंखें। ऐसा लगता था जैसे हवा में गौर से कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हो। डेप्यूटी कमांडेंट जगदीश ने इशारे से गोपाल से उसकी नोटबुक और पेन मांगा और धीरे धीरे बिना एक भी आवाज़ किए उसकी ओर बढ़े। उसके हाथों से नोटबुक लेकर उन्होंने लिखा, सब चुप रहना, कोई भी एक भी आवाज़ नहीं करेगा। जिसे पढ़कर सबने डरी हुई नज़रों से एक साथ हामी भरी। फिर उन्होंने लिखा, वो 5 हैं और हम भी, सब अपनी बंदूकें तैयार रखो। और तीसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा, राघव कहाँ है? जिसे पढ़ते ही सब एकदम से पीछे मुड़े तो कुर्सी पर राघव नहीं था। सारे इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें टेंट के एंट्रेंस से आती हुई वो आवाज़ सुनाई दी,
जिसका उन्हें डर था। वहां खड़े राघव ने अपनी आंखों पर लगी पट्टी उतारी तो उसके पीछे छुपी बेजान सी सफेद आंखें लिए वो हवा में अपना सर लहरा रहा था। 5 नहीं, भूल गए, वहां 6 कमरे थी। ये बोलते ही राघव का जिस्म भी उसकी बताई कहानी की वीरा की तरह 2 हिस्सों में फट गया और उसमें छुपा प्रेताक्षी एक तेज चिंगार के साथ टेंट के अंदर दौड़ा। अल्फा टीम कम इन, दिस इज डेल्टा चार्ली, कम इन अल्फा। जीपीएस पर उनका लास्ट लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। अरे वो कौन है? कहाँ? उस पेड़ के नीचे। अरे ये तो डिप्टी कमांडेंट जगदीश हैं। ओह माय गॉड सर, किसने किया ये? रात को टेंट में नक्सलियों का हमला हुआ था, सब मारे गए, किसी तरह मैं बच गया। सर आपकी आंखों में ये पट्टी कैसी है सर? रुको, उसको हाथ मत लगाओ, उठने में मेरी मदद करो। आओ, मैं तुम लोगों को अपने कैंप तक लेकर चलता हूँ। आप सुन रहे थे भय ओरिजिनल्स की ओरिजिनल हॉरर स्टोरी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी पर।